अब बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। अब देखो, केमिस्ट्री का तो हमने कर लिया, अब फिजिक्स को हम कैरी ऑन करते हैं। फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर लेके भी चल रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट लेके चलेंगे। देखिए, लाइट चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आता है, तो बेसिकली रे डायग्राम में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, साइन कन्वेंशन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें कन्फ्यूज़न आता है। तो हम एक तुरंत इसको एक क्विक समरी की तरह देखेंगे। अब देखो, लाइट के बारे में आपको मैंने बता ही रखा है, आपने मेरी वीडियो में देख ही रखा होगा लाइट क्या है। अब देखो, इसमें क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पता ही है कि क्या है। अब इसी में बता रखा है कि ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल के बारे में मैंने आपको बताया ही था पहले कि जो हमारा ग्लांसिंग एंगल है वो बेसिकली क्या है। तो देखो, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो एंगल है 90 माइनस आई, और ये वाला जो एंगल है 90 माइनस आर, यही है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 90 माइनस आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अब हमारा अगला है कि आपको यूज पढ़ लेना कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, इसका क्या यूज है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। ओके, अगला देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। देखो, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक समझाने जा रहा हूं। ये ट्रिक यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आज तक अवेलेबल नहीं है, ना किसी बुक में लिखा हुआ। ये मैंने खुद से डिजाइन कर रखा है आप लोग को याद करने के लिए, समझाने के लिए। एक बेसिक ट्रिक है, आप 2 से 3 सेकेंड में रे डायग्राम को समझ जाएंगे। देखो, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पूछ रहा है, और यही रे डायग्राम आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी काम आएगा, जहां पर रियल इमेज बनता है। मैं सिर्फ रियल इमेज की बात कर रहा हूं, या वर्चुअल इमेज की बात नहीं कर रहा, या उस स्पेशल कंडीशन की बात नहीं कर रहा। देखो, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कहां तक बनता है, जब इन्फिनिटी से फोकस तक के बीच में या कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो रियल इमेज ही बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे फोकस और पोल के बीच पहुंचते हैं तो इमेजिनरी इमेज बनता है। तो ये जो आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसका नाम है सम ऑफ 6 रूल, जो कि मैंने खुद ही रखा है। और इस ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको रियल इमेज के बारे में पता चलेगा। अब देखो, इस ट्रिक में मैंने किया क्या, मैंने 1 को बोला है इन्फिनिटी, 2 को बोला है बियॉन्ड सी या इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, 3 को बोला है एट सी, 4 को बोला है बिटवीन सी एंड एफ, और 5 को बोला है एट एफ, ठीक है। और ये आपको जो ट्रिक है, ये आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में काम आएगा। अब समझते हैं इस चीज को। जैसे ही मैं बोलूं 1, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, 2 बियॉन्ड सी, सी के पीछे, 3 एट सी, 4 बिटवीन सी एंड एफ, और 5 मतलब एट एफ। इसका नाम है सम ऑफ 6 रूल। मतलब एक में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। तो देखो, एक में हम 5 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 2 में 4 जोड़ेंगे, 3 में 3, 4 में 2, और 5 में 1। अब देखो, यदि ऑब्जेक्ट 1 मतलब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ है, 5 पर, मतलब फोकस पर है, आपने पढ़ा ही होगा। यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, 2 पर है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, 4, मतलब इन बिटवीन सी और एफ पे। यदि ऑब्जेक्ट 3 मतलब सी पर है, तो इमेज भी कहाँ बनना है, 3 पर। तो इस तरह से ये रे डायग्राम। अब देखो, इसमें साइज कैसे याद करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज बनता है, इमेज से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो हम एक पोजीशन यहां देख रहे हैं जहां पर 3 और 3, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहाँ साइज क्या है, सेम। अच्छा, 3 से छोटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज 2, तो स्मॉल, सेम साइज से छोटा डिमिनिस्ड। 2 से छोटा क्या होता है, 1, हाईली डिमिनिस्ड। 3 से बड़ा क्या होता है, 4, इनलार्ज, और 4 से बड़ा क्या होता है, 5, हाईली इनलार्ज। क्योंकि ये रियल इमेज है तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है तो इन्वर्टेड, मतलब ये रियल इमेज के लिए ही पॉसिबल है। ये ट्रिक रियल इमेज पे ही काम करता है। ठीक वैसे ही देख लो, कॉन्वेक्स लेंस में 1 पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, आपको 5 पर। 2 पर रखोगे तो इमेज बनेगा 4 पर। 3 पर रखोगे तो इमेज बनेगा 3 पर। 4 पर रखोगे तो 2 पर, और 5 पर रखोगे तो 1 पर। ऑब्जेक्ट को आपने 1 पर रखा, इमेज इधर बन आपको बना 5 पर। ऑब्जेक्ट को 5 पर रखो, इमेज बनेगा 1 पर। बहुत ईजी है। और इसमें भी साइज, इन्वर्टेड, इरेक्टेड और रियल एक ही चीज है, दोनों में एक ही जैसा काम करेगा ये आपको ट्रिक। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का ट्रिक समझिए। साइन कन्वेंशन में आपने देखा होगा, मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इसमें मैंने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लिख रखा है, ना ही मैंने मिरर लिखा है ना ही मैंने लेंस लिखा। मतलब ये जो ट्रिक है, ये आपको मिरर लेंस दोनों में काम आएगा। कॉन्केव मिरर में भी काम आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी काम आएगा, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में भी काम आएगा। कुछ नहीं करना, UVFR सबको आप माइनस लिख दो, सबको माइनस कर दो। देखो, कॉन्केव में तो सब माइनस होता ही है। कॉन्वेक्स में देखो, स्पेलिंग में एक्स आता है, यदि आप एक्स को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो प्लस की तरह दिखेगा। तो यू को छोड़ के सबको प्लस कर दिया हमने। VFR मतलब यू मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन, V मतलब इमेज पोजीशन, F मतलब फोकल लेंथ, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो कॉन्केव में सब माइनस, कॉन्वेक्स में यू को छोड़ के सब प्लस। पहले क्या करना है, सबको माइनस कर दीजिए, कॉन्केव का तो माइनस होगा ही, कॉन्वेक्स में एक्स है, एक्स को थोड़ा टिल्ट करोगे प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे यू को माइनस छोड़ देना, बाद में सबको प्लस कर देना। ये ट्रिक था। तो साइन कन्वेंशन यही ट्रिक है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेंस मिरर दोनों जगह काम करेगा। अब आते हैं बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, लैटरल इन्वर्स। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट राइट में दिखना, राइट लेफ्ट में दिखना आपको मिरर में, ठीक है। उसी तरह से आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, देखो कन्वर्जिंग मिरर होता है कौन सा, कॉन्केव मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर की तरह भी किया जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। और उसी तरीके से आपका डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, तो डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। उस तरह से कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, तो कॉन्केव लेंस। मतलब डाइवर्ज मतलब लाइट को फैलाना, तो कॉन्केव लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैलाता है, तो डाइवर्जिंग। कॉन्केव किस और आपका कन्वर्जिंग क्या है, तो भैया आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग लाइट को एक जगह फोकस कर देता है, बस। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है पता ही है, रियर व्यू मिरर क्या है ये भी पता है, क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर। और किसी भी मिरर और लेंस के अब यूजेस पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, तो भैया रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। उसी तरीके से हमारा आपको यदि यहीं पर आपको हम देखें तो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन -v/u या माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन यदि 1 हो तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। मैग्निफिकेशन यदि 1 से छोटा हो तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा कम होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन यदि 1 से ज्यादा हो तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड है। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें भैया लेंस के बारे में और इसके लॉज पढ़ लेंगे आप, ठीक है, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, जब आपको इमरजेंट रे बाहर निकलती है, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में, और जो इंसिडेंट रे को आप पैरेलली आगे की तरफ बढ़ाते हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब जब आपने इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया और इमरजेंट रे जब बाहर निकले तो उनके बीच के डिस्टेंस को ही कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r, c/v = mu, कांस्टेंट होता है। अक्सर पूछा जाता है डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब एक जो टॉपिक है जो आपको बहुत जरूरी है, जो टॉपिक समझना था वो था आपका लेंस फॉर्मूला। तो हमारा लेंस फॉर्मूला है क्या है भैया, तो 1/v - 1/u = 1/f। ये तो आप जानते ही होंगे, मिरर में प्लस इसमें माइनस। अब देखो बेटे मैग्निफिकेशन इन लेंस m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, ये पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ लेंस P = 1/f, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, नापते हैं डायप्टर में। याद रखो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस का है ना, अलग अलग लेंस का पावर दे रखा, ऐड कर दीजिए। और यदि मैग्निफिकेशन का है, कॉम्बिनेशन का है मैग्निफिकेशन का किसी लेंस में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहीं पर जो लेंस हम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं तो उसके फोकल लेंथ से भी डिफाइन होता है कि यदि प्लस है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस होगा, माइनस है तो कॉन्केव लेंस होगा, याद रखिएगा। ओके, अब हमारा अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ लेना, ठीक है, आइरिस कलर का जो आइरिस जो है कलर ऑफ आई है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। येलो स्पॉट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, रेटिना के बारे में पूछता है बेटे। उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब आई जो है लाइट के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है, इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वही वाला कि जब धूप से कमरे में आते हैं तो कमरा अंधेरा से दिखने लगता है, ठीक है, अचानक से लाइट आती तो आंख जो है होता है बेटा श्रिंक हो जाता है बेटा। फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16, मतलब 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में यदि इमेज हमारे आंख में बन गया तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। फिर फार पॉइंट आपने पढ़ा होगा, इन्फिनिटी नियर पॉइंट जो किसी हेल्दी आई का होता है 25 सेंटीमीटर होता है, पता ही होगा आपको। डिफेक्ट इन विजन, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, ये आपको 3 चीज पढ़ना है। कैटरैक्ट भी होता है लेकिन हमने 3 ही लिखा है यहाँ पे। इसका करेक्शन है, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इसमें बायोफोकल लेंस यूज करते हैं। इसका रे डायग्राम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म से क्वेश्चन बन के आता है,
तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस के सम में से एंगल ऑफ प्रिंस को माइनस करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। डिस्पर्सन मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना, ठीक है। हर कलर का वेवलेंथ अपना अलग अलग होता है, विवजियोर आपको मिलता है, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। देखो डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम फर्क है, जो 7 कलर का बैंड आपको मिला है ना, ठीक है बेटे, जिस स्क्रीन पर आप 7 कलर का बैंड देखते हैं ना, उसको हम कहते हैं आपको स्पेक्ट्रम, और व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है उसको कहते हैं डिस्पर्सन। अब देखो डिस्पर्सन जो होता है बेटे, इसको आप न्यूटन डिस्क की मदद से भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, या दो प्रिज्म ले लो, एक को सीधा एक को इन्वर्टेड रख के सेट कर लो, तो व्हाइट लाइट दोबारा से व्हाइट लाइट में ही बाहर की तरफ आती है। इसका रे डायग्राम बहुत आता है। रेनबो फॉर्मेशन देख लीजिएगा बेटे, ये हमेशा आपको सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बारिश के बाद बनता है। इसके बीच का एंगल देख लेना बेटा। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं लेंस की तरह बिहेव करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, बेटा इससे लाइट आएगी तो ट्विंकल करेगा नहीं। और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये तो भैया आपको पता ही होगा, ठीक है। पूछता है। अब स्कैटरिंग क्या है बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होती है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्कैटरिंग लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ का। और स्कैटरिंग लाइट किसी भी पार्टिकल, लाइट पार्टिकल का जो डायमीटर होता है उसके 6 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगा, जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। अब देखेंगे बेटा टिंडल इफेक्ट पढ़ाई होगा। कलर ऑफ स्काई जो है, दिन के वक्त आपका ब्लू, रात के वक्त ब्लैक, याद रखना। और उसके बाद कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो भैया लाइट रेड कलर बहुत जल्दी पहुंच जाती है हॉरिजन पे, इसलिए आपको रेड कलर का दिखाई देता है। तो बेटा यही सब टॉपिक है, कुछ ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, ज़्यादा इतना भी आपको दिमाग नहीं लगाना, आसान है। बस न्यूमेरिकल और रे डायग्राम पर फोकस करेंगे, यूजेस पर फोकस करेंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका जो क्या कहते हैं आई वाला चैप्टर, इसमें आई का डायग्राम वगैरह और डिफेक्ट वगैरह क्यों होता है, इसका रीजन वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। अब जो हमारे 2 चैप्टर रह गए थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो ओवरव्यू में हम सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो तो बेसिकली आपको पता है कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी जिससे आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्टैटिकल भी हो सकता है, डायनामिकल भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपने पढ़ रखा है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। अब देखो कूलम्स लॉ एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो ये वैसे आपको पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कहीं कहीं आपको 1.6 × 10⁻⁹ कूलम भी लिखा रहता है, कोई इशू नहीं है इसमें। एक कूलम के पास या एक कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके इंडेक्स क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये जानते हैं कि जब किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से कोई चार्ज क्रॉस हो रहा है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो I = Q/T और Q = Ne/T। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, तो Q चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब वो है कि जब किसी सर्टेन वायर से या कंडक्टिंग वायर से एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास करे तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। इन जनरल इसे कह सकते हैं। अब देखो जैसे 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, बहुत छोटी यूनिट होती है करंट की। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, उसको हमेशा अपोजिट लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के या नेगेटिव चार्ज के। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हमने पढ़ा है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि जब किसी चार्ज को हम किसी एक सर्टेन पॉइंट से इनफाइनाइट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर या टारगेट पॉइंट पर रखते हैं, उसमें जो हम वर्क डन करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं आपको पोटेंशियल। और इनका जो अर्थमेटिक डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस लगभग लगभग हमसे सेम ही कंसिडर करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q। तो W क्या वर्क, Q है आपको चार्ज, तो जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम मिलकर बनाता है 1 वोल्ट। और इसको हम क्रॉस कर देंगे तो वर्क = हो जाएगा VQ, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज।
एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम बहुत बार पूछता है कि सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। सर्किट डायग्राम में आपको ध्यान में रखना है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में रखना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल रखना है, बैटरी का सेटअप सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको की लगाना है, फिर आपको रेजिस्टेंस लगाना है, बल्ब, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ओम्स लॉ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और V इज इक्वल टू आई, प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो हमें कांस्टेंट जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, हमने इसे पुट डाउन किया। रेजिस्टेंस क्यों लिया बेटा, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस आपको गिवन होता है। अब देखिए किसी वायर का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, कि हम चार्ज के फ्लो को आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के रिलेटेड कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने हैं। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को किससे नापते हैं, ओम से। और इसको लिखने का तरीका क्या है, उल्टा लोटा, ये देखो उल्टा लोटा। अब रेजिस्टिविटी ओम पर मीटर, ठीक है। अब ये जो रो है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, सीरीज मतलब एक के बाद एक जब किसी आप इलेक्ट्रॉनिक टूल को जोड़ते हैं तो उसी को कहते हैं सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस जब होगा बेटा तो इसको याद रखिए, इसको हमेशा हम ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, इसका ओवर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको टोटली सम कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटे कि याद रखो कि आपका जो सीरीज है, तो सीरीज में बेसिकली क्या होगा हमें समझना है क्या, अच्छा एक सेकंड बेटा, ओके। तो सीरीज में क्या होगा बेटे, इस केस में क्या होगा कि आपका जो करंट पास ऑन होता है ना, एक सेकंड, जब करंट पास ऑन होता है ना बेटे, तो करंट जो होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में करंट लगभग सेम जा रहा होता है। और इसमें क्या चेंज हो रहा होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बदल रहा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वैरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। अब वहीं पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ले लें, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/Rn। हम इसे कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस को आप रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हो, तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। ध्यान ये रखना कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारी वैल्यू आई 1/R इज इक्वल टू 2/5, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 5/2। इस चीज को याद रखिएगा। बहुत बार हम क्या कर देते हैं कि सीधा 2/5 लिख देते हैं, ये गलत है। और चूंकि ये मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा कि बेटा वोल्टेज सेम रहेगा और करंट की वैल्यू जो है वो आपको डिफर करेगी। अब इसमें क्या है, एक बात याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक भी लूप ब्रेक डाउन हुआ ना, एक भी रेजिस्टेंस या एक भी इलेक्ट्रॉनिक टूल ब्रेक डाउन हुआ ना, तो उसके आगे के सारे सिस्टम ऑफ हो जाएंगे। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में आपको ब्रेक डाउन हो गया नहीं हुआ, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने बल्ब ऑफ कर दिया तो पंखा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं सब के सब पैरेलल में लगे होते हैं, सिर्फ फ्यूज और एमसीबी को छोड़कर, ठीक है। इसको छोड़कर लगभग सब कुछ लगभग पैरेलल ही लगा रहता है। अब देखो अब इससे हमें क्या समझना है बेटे, अगला टॉपिक क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और इसी में एक आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या होता है बेटा कि सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला कर दिया जाता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, डायग्राम बनाकर। देखो एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है कम। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। कहीं कहीं इसका रेजिस्टेंस एज हम इन्फिनिटी भी कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए इसको हम पैरेलल लेकर चलते हैं। अब देखो बेटा, अब अगला क्या है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इसको W इज इक्वल टू VQ से भी आप प्रूव कर सकते हैं, W इज इक्वल टू VQ, इससे भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये एनर्जी अपॉन में टाइम, जूल पर सेकंड, और इसका एसनेट होता है वाट। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और यही आपने पढ़ा होगा BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होता है, जैसे आपके घर में आया कि आपने सुनने में आता कि 100 यूनिट बिजली बिल आया, 200 यूनिट का बिजली बिल आया, तो यही होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 100 यूनिट का मतलब होता है 100 किलोवाट आर, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल को। अब देखो बेटे इस चैप्टर में लगभग यही सब चीज है। न्यूमेरिकल्स आएंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल यहाँ ही बनता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे भी पूछता है, ओम्स लॉ भी पूछ सकता है, सर्किट डायग्राम भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड।
बेसिकली इमेजिनरी फील्ड होता है बेटा, ठीक है, जहां हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्सन फील करते हैं। बेसिकली बार मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है, एक कर्व के फॉर्म में जा रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, एसेंट होता है इसका टेस्ला। एक टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस की इक्विवेलेंट होता है। अब देखो बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक आपको आता है मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप में क्या है बेटे कि आपको करंट हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स, लूप की जो टर्न्स हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैक्सवेल हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है बेटा, इसको हमने आपको स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे आपका करंट जो है डाउनवर्ड है और ये करंट अपवर्ड है, तो करंट डाउन की तरफ गया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे, अप गया ऊपर की तरफ गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है कि आपको एक कॉपर का रिंग है बेटे, जिसमें हम वो कॉपर वायर को रैप करके रखा, हमने एक रिंग बना कर रखा है, उसमें से जब किसी बार मैग्नेट क्रॉस करते हैं तो उससे करंट आपको डेवलप होता है। तो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेंगे बेटे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वही लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, फिर ये आपको रेस्ट जो है आपको थंब और आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो फोर्स और फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बस आपको इसमें मिडिल फिंगर को ध्यान में रखना है। अब अगला क्या है बेटे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ना, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन है, समरसीबल है, किसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जिसमें मोटर वगैरह वर्क कर रहा है, तो उसमें हम लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज करते हैं। एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका ग्राफ है, अल्टर करता है, और डीसी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट ग्राफ है। डीसी आपको बेसिकली सेल या बैटरी इससे मिलता है, और एसी जो है आपके घर में थर्मल पावर प्लांट से जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। हमेशा याद रखिए, एसी जो होता है आपको लॉन्ग रेंज करंट होता है, दूर तक भेज सकते हैं, डीसी जो होता है शॉर्ट रेंज करंट होता है। अब आओ, अब इसी में है हमारा कलर ऑफ वायर। कलर ऑफ वायर में आपने देखा होगा, जो लाइव वायर है जिससे करंट पास हो रहा है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट करता है, डेंजरस सिग्नल, और जो हमारा आपको न्यूट्रल है उससे हम आपको डेड वायर भी बोलते हैं, ब्लैक। और जो हमारा अर्थ वायर है, अर्थिंग है, बेसिकली अर्थ हरी भरी है तो ग्रीन वायर, याद रखिएगा। फ्यूज और एमसीबी, देखो फ्यूज और एमसीबी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज और एमसीबी को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है बेटे, और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि मान लो कि मैक्सिमम कभी कभी अमाउंट में करंट आ गया, तो ऐसे केस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या टूल्स को डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचे। अब इसके बाद है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अब देखो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में क्या है कि जब से दो अलग अलग वायर, दो अलग अलग फेज के वायर, जैसे कि हमने लिया लाइव और अर्थ वायर, या लाइव या न्यूट्रल वायर, आपस में कनेक्शन में आ गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओवरलोडिंग मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉनिक टूल से जितनी एफिशिएंसी करंट पास हो सकता है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी करंट पास होने लगा, तो इससे हो सकता है ओवरलोडिंग, और दोनों बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। एक बात हमेशा एक चीज़ और दिमाग में सेट रखिए कि जैसे ओवरलोडिंग कैसे होता है, कभी कभी अपने घर में सुना भी होगा कि जब आप गीजर चला रहे हो तो पापा मना करते हैं कि सबमर्सिबल मत चलाओ, या आपको क्या कहते हैं प्रेस मत करो, ठीक है, या एसी मत चलाओ, ठीक है। आप एसी, सबमर्सिबल, गीजर, ठीक है, प्रेस सब एक साथ ऑन कर दोगे, ठीक है, तो इससे करंट का कंजम्पशन बढ़ेगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, जो ओवरलोडिंग की वजह से इससे आग भी लग सकती है। तो बेटा यही चीज़ है, आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है, आप बस हैंड रूल एक बार देख लें, सोलेनॉइड का फंक्शन, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एसी डीसी के बीच का डिफरेंस, और करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर स्ट्रेट आपको कंडक्टर, और फॉर सर्कुलर लूप, इसके लिए आप पढ़ लें इसे ढंग से। बाद बाकी बहुत ही ईजी है, आप एग्जाम अच्छे से दें, कोई इशू है, डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।